पहले जो हमने अब तक पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा देखो। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक एमिशन पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या था? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। ये चार तरह का हो सकता था। कौन कौन सा? या तो हीट की वजह से, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसको बोलेंगे थर्म आयनिक एमिशन, थर्म आयनिक एमिशन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसको क्या बोलते हैं हम? फील्ड एमिशन। और अगर मान लो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं फोटो एमिशन। और अगर मान लो एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोई और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ये हमने पढ़ लिए थे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। उसके बाद हमने देखा था अगर जब भी लाइट फॉल करती है फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ये जो लाइट के इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसको बोलते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशन आई थी वर्क फंक्शन की। वो वर्क फंक्शन होता है मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए। इसके बाद आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए, मतलब इस लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन टूट जाए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन है, तो अब जो वेवलेंथ की लिखेंगे तो लिखेंगे मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से ब्रेक हो जाए, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसके बाद आता है आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? कि जितनी भी हम एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं ये एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए और बाकी इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, हाफ एम के मतलब काइनेटिक एनर्जी में। ये मैंने यहां लिख दिया। लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टोटल चार थे, पहला तो इसी का ही लिख देना, आइंस्टाइन इक्वेशन भी लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आती है। और फोर्थ लॉ था कि कोलिजन 1 on 1 होगा, मतलब एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। और जो सेकंड और थर्ड लॉ थे, सेकंड था कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड लॉ था अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट की एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हमें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर आपने ग्राफ भी देखे थे। फिर हमने समझा डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन कहती है लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी। डी ब्रोगली इक्वेशन, इसको एक्चुअली में बोलते थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। एक्चुअली डी ब्रोगली ने एक तुक्का दिया था, हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने कहा था कि रेडिएशन और मैटर का आपस में एक रिलेशन होता है। इन्होंने इस बात को पहले प्रूव किया, मैं वो बता देता हूं। इनके अकॉर्डिंग बाय प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि E इज इक्वल टू एच न्यू, या हम कह दें E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इन्होंने कहा ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट। इन्होंने कहा बाय आइंस्टीन, आइंस्टीन ने ये बात पहले से बता रखी थी कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लेट ये इक्वेशन आ गई सेकंड। कंपेयर कर दिया, ऑन कंपेयरिंग, जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। ये देखो सी से सी कट जाएगा, लैम्डा ऊपर आ जाएगा। लैम्डा ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ना चल रही हो तो लैम्डा को एच बाय एम वी भी बोल सकते हैं। बच्चों ये एक बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है, इसी को ही फेमस डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये इतनी फेमस क्यों है ये देखो, क्योंकि हर चीज की जिसकी वेवलेंथ होगी, क्या होगी? जिसकी वेवलेंथ, उस चीज के अंदर मास भी होगा। ओ माय गॉड, सारे बोलो कि जो चीज वेव है वो मैटर भी है, मास भी है। इसने बता दिया कि रेडिएशन और मैटर का आपस में क्या है? रिलेशन है। यहां तक समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। देखिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है सिलेबस से तो कट है, इसका बस थोड़ा सा 1-2 नंबर में कोई कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करा रहा। देखो ये बाहर जो बॉक्स मैंने बना रखा है ये वैक्यूम चैम्बर है, इसके अंदर ये एक लो टेंशन बैटरी मैंने अटैच कर रखी है। एक बार मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ। ये मैंने लो टेंशन बैटरी अटैच कर रखी है। ये एक फिलामेंट की तरह है, जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है। यहां से ये गर्म होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होके तो कहीं भी जा सकते थे, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं भी जा सकते थे। हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाते हैं, एनोड। देखो ये बड़ी बैटरी से पॉजिटिव बनाया, ये बैटरी इसको खींचती है या हम कहें एक्सेलरेट करती है। ये वैसे हमने जनरली इसको चेंज कर सकते हैं, 50 वोल्ट, 54 वोल्ट, 48 वोल्ट ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब यहां से सारे इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे,
क्योंकि ये डायरेक्शन भी दे रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है अपनी ओर, आगे भेज रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। डायरेक्शन देने वाले कोलीमेटर बोलते हैं, तो इसको बोल दिया हमने एनोड भी है और कोलीमेटर भी, तो ये बन गया एनोड कोलीमेटर। ये डेविसन टर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस चीज को ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है इसको इंसिडेंट कराया था निकल क्रिस्टल के ऊपर। जब निकल क्रिस्टल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन की बीम जाती है तो अलग अलग एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर भी आए होंगे, इधर भी आए होंगे, इधर भी आए होंगे, अलग अलग आए होंगे। लेकिन एक चमत्कारी घटना ये दिखी। अच्छा, एक बार ये नीचे बता दूं, ये सर्कुलर स्केल है, ये देखता है कितने डिग्री पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये डिटेक्टर है, एक्चुअली में ये एक गैल्वेनोमीटर और माइक्रोस्कोप होता है, ये देखता रहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां आ रहे हैं, कम कहां आ रहे हैं। एक घटना स्पेशल घटी, उन्होंने हर एक एंगल के लिए देखा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन 54 वोल्ट के ऊपर और 50 डिग्री एंगल के ऊपर एकदम हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आई। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलते हैं। 50 डिग्री पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों आके पड़ते होंगे ना, कहीं पे गिरते होंगे, तो इनका क्रस्ट से क्रस्ट मीट हो जाता होगा और वेव की एनर्जी क्या हो जाती होगी, इंक्रीज, मैक्सिमम हो जाती होगी। थोड़ा मैंने वेव की तरह दिखा दिया, तो ये बनता है। हमने ये देखा कि एंगल जब 50 डिग्री था, 54 वोल्ट था, ये दो बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो अपने को एक पीक प्रोड्यूस होता है, एक स्ट्रॉन्ग पीक हम नोटिस करते हैं, और इससे अपने को पता चलता है कि जो ये अपना इलेक्ट्रॉन है या मैटर है वो वेव की तरह चलता है। बस इन्होंने भी अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेवलेंथ निकाली, जो कि 0.165 नैनोमीटर। और डी ब्रोगली ने भी ये वेवलेंथ निकाली। डी ब्रोगली का फॉर्मूला था लैम्डा h बाय एमवी। हमें एमवी, इसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने एक वेवलेंथ निकाली, वो भी सेम आई, बस वो 0.166 नैनोमीटर आई, ये सेम थी। तो उन्होंने खास तौर पे नाच के ये कह दिया, देखो डी ब्रोगली कहता है वेवलेंथ मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर होता तो उसकी इतनी आनी चाहिए थी, और हमारी भी उतनी वेवलेंथ आ रही है। तो इस तरह से थ्योरी प्रूव होगी, ज्यादा इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट वाली बात नहीं है। पेपर में कुछ 1 मार्क वगैरह क्वेश्चन आते तो आपको पता होना चाहिए, इस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, ये हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखो ये सारे पॉइंट आपके सुने होने चाहिए, कोई इसमें आपसे लिस्ट नहीं बनवाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की, पर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है सारे प्रोवाइड। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, क्योंकि कोई भी चीज जो मूविंग होती है उसका मास इस रिलेशन से देखते हैं, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्केयर बाई c स्केयर, क्योंकि फोटोन चलता ही c स्पीड से है। जब तुम यहां c पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, इस पूरी चीज को वहां ले जाना, 1 में से ये पूरा 1 आ गया, 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0, तो ये यहां आ जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग क्या बन जाएगा, ये चीज क्या बन जाएगी, इक्वल टू 0, क्योंकि इस 0 को जब वहां ले जाओ। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर इसका मतलब जो डायनेमिक मास है वो क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे 0 आ गया c पुट करते ही। तो इसीलिए अलग से फॉर्मूला डायनेमिक मास का ये वाला, कोई भी चीज चलेगी उसमें एनर्जी कितनी होगी, इक्वल टू mc स्क्वायर। हमें फोटोन की एनर्जी पता हो, अलग लाइट की अलग अलग एनर्जी होती है, रेड कलर की अलग, वॉयलेट की अलग, ग्रीन की अलग एनर्जी पता हो तो हम उससे मास ऑफ फोटोन बता सकेंगे, इसको डायनेमिक मास बोलते हैं। नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं रहते बच्चों, ये क्रिएट भी जैसे कैंडल है, मोमबत्ती है, वो फोटोन बना रही है, लाइट बना रही है। अब कोई ब्लैक बॉडी है, वो सारे के सारे लाइट को अब्जॉर्ब कर रही है, फोटोन को कंज्यूम कर रही है, तो नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं रहते। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू h न्यू होता है, यही प्लैंक थ्योरी थी। ये बहुत बेसिक सी बात है कि फ्रीक्वेंसी के एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसी को hc बाय लैम्डा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोमेंटम ऑफ फोटोन। बच्चों अभी अभी हमने डी ब्रोगली रिलेशन पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू क्या, h बाय mv, mv मोमेंटम होता है, इसको pv बोलते हैं, वहीं से आया ये, तो p ऊपर जाएगा, लैम्डा नीचे, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h बाय लैम्डा। अगर हम इस पॉइंट को देखें और पॉइंट 4 को देखें, हमारे पास जो h बाय लैम्डा है, इतनी चीज को हम हटा दें, h बाय लैम्डा क्या बोलते हैं, p, तो यहां पे आ जाएगा p, तो मतलब कि E इज इक्वल टू आ गया, E इज इक्वल टू आ गया PC, तो P कितना आ जाएगा, E बाय C। तो जो मोमेंटम ऑफ फोटोन है वो दो फार्मूला से निकाल सकते हैं, एक तो हमें एनर्जी पता हो, उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, या फिर वे प्लैंक कांस्टेंट को लैम्डा से डिवाइड कर दो। फोटोन खुद से डीके नहीं होते, पड़े पड़े खुद अपनी एनर्जी को ये डीके नहीं करते, ये कंज्यूम हो सकते हैं या प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक फोटोन इंडिविजुअली पड़ा तो वो खुद से डीके नहीं होगा चलता चलता, जो कोई एब्जॉर्ब करेगा या उसको कोई बनाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक कोलिजन के अंदर जो मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, कोई भी प्रोसेस हो, जब भी कोई कोलिजन होता है ना, तो दोनों एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व, और मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व। वो फोटोन के केस में भी होता है, इतना बता रखा है। नेक्स्ट है फोटोन एक पार्टिकल है और इसकी जो स्पिन होती है वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग के, और इसकी स्पिन की वैल्यू 1 होती है।
अब ये पैरेलल डायरेक्शन का क्या मतलब है ये समझ लो। देखो मान लो कि फोटोन ऊपर जा रहा है तो ऐसे घूमता हुआ जाएगा, आप ऊपर से देखोगे और राइट हैंड रूल से देखोगे, इस तरह से आप फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो थंब का मतलब ये एक्सियल वेक्टर है। नेक्स्ट है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से और ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते, किसी फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। चलो अब हम ड्यूअल नेचर का फॉर्मूला चार्ट और क्विक रीजन कर रहे हैं। ये जिसने समझ लिया वो ये पूरा चैप्टर समझ जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जो है वो c बाय लैम्डा होती है। ये रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। मैं बोलूंगा गोट इट, आपने बोलना है ओया, गोट इट। अब हमारे पास आता है एनर्जी का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, या इसी को बोलते हैं एच सी बाय लैम्डा। ये हमारे पास प्लैंक्स के द्वारा दी गई एक फोटोन की एनर्जी है, गोट इट। अब हम करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। जो डी ब्रोगली है वो इस इक्वेशन में हमने देखा था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी होता है, गोट इट। इस एम वी को हम मोमेंटम भी बोल सकते हैं, तो आ जाएगा इक्वल टू एच बाय मोमेंटम, गोट इट। इसी मोमेंटम को हम बोलते हैं अंडर द रूट 2me। इसके अंदर जो E है ये काइनेटिक एनर्जी है। ये हमने +1 क्लास के अंदर सीख रखा है। देखो मैंने ऊपर ये बता भी रखा है, ये +1 क्लास का काम है, क्योंकि एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड किया, mv मोमेंटम बनता है। यहां से हमारे पास मोमेंटम से जो p है उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 2me। तो ये भी हम बोल सकते हैं। इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं, गोट इट। अब हमको पता है कि जो एनर्जी होती है इसको हम Q इंटू वी लिख सकते हैं। V यहां पे वोल्टेज है या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, कि कोई चार्ज किस बैटरी से एक्सेलरेट होकर है, उसकी वोल्टेज कितनी है और चार्ज की वैल्यू कितनी है। ये एक बारी अभी गोट इट बोलने से पहले मैं बताता हूं ये आया कहां से। देखो आपने यूनिट फर्स्ट के अंदर ही और 10th में पढ़ रखा है, बैटरी की वोल्टेज या पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज है, वो कितना वर्क कर सकती है पर यूनिट चार्ज। अगर आप चार्ज को ऊपर ले आओगे तो वर्क आ जाएगा, जितना बैटरी ने वर्क किया वही क्या होगी, एनर्जी। तो भी एनर्जी को हम QV लिखा है, गोट इट। ये जो है एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, उसमें फार्मूला यूज होता है। ये दोनों फार्मूला सेम है, ये मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी हमारे पास अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से +1 के अंदर मैंने सीख रखा है, उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो इस फार्मूले से देखी जाएगी। ये फार्मूला जो है आपको डायरेक्ट याद करना है, बस ये मास जब अंदर ले जाओगे सोल्व करके ये आ जाएगा। तो आप ये लास्ट वाला चाहे याद रखो या ना रखो, पहले वाला आपको याद रखना है। इसके अंदर जो K होता है इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैसे जो केमिस्ट्री बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में Na करते हैं तो R आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर डायरेक्ट भी इस K की वैल्यू याद रखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ये होती है। फिर भी अगर एक फार्मूला छोड़ना चाहो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गॉट इट। अब हम देखते हैं पावर। पावर का फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ये 9th क्लास से करते आ रहे हैं, गॉट इट। एनर्जी का फार्मूला अभी हमने देखो सेकंड स्टेप में पढ़ा था, एच न्यू होता है, तो एच न्यू लिख दिया। ये नंबर ऑफ फोटोन है, क्योंकि वो तो एक फोटोन की एनर्जी थी, तो नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई टोटल जो लाइट की पावर है वो हम निकाल सकते हैं एन एच न्यू बाई टी, गॉट इट। अब हम देखते हैं जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल से, ये जनरली 10 की पावर -10 मीटर की होती है। ये पॉइंट जो है फैक्ट है, अपने को याद करना है, गॉट इट। एनर्जी पर यूनिट एरिया जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का हमेशा फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू में टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है एक्चुअली में, पावर। तो इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होता है। ये +1 क्लास है, छोटी क्लास का ही कंसेप्ट है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो होती है एनर्जी को टाइम से भी डिवाइड कर दो एरिया से भी। भाई 1 सेकंड में 1 यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है, उसी को इंटेंसिटी या तीखापन बोलते हैं। तो अभी अगर मैं देखूं एरिया जब भी होगा बच्चों वो किस फॉर्म में होगा, हमेशा ही स्केयर की फॉर्म में, पाई आर स्केयर वगैरह। तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर है। समझ आ गया, क्योंकि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया खुद आर स्केयर की फॉर्म होता है, इसलिए आर स्केयर आ गया। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आते हैं जैसे कि मान लो 2 स्फीयर हैं, स्फीयर 1 और 2, इसमें बल्ब रखा हुआ है, पहला जो है वो आर रेडियस के स्फीयर में रखा हुआ है, वहां पे इंटेंसिटी अगर आई है। दूसरा स्फीयर जो है बाहर वाला 2 है वो 2r रेडियस पे है, डिस्टेंस डबल हो गया तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहां से देखो आर स्केयर की टर्म में 4 गुना कम हो जाएगी इंटेंसिटी अगर डिस्टेंस डबल होगा। तभी हमने कहा अगर आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी आई है तो 2r पे कितनी होगी, I/4। ये हमारे पास एक रिलेशन है। ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला चार्ट हो गया। इसके अलावा जो थ्योरी के टॉपिक आते हैं उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ग्राफ और प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन आती हैं,
जो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर बना रखी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।